हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ठीक है। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन। टॉपिक है आपका कौन सा? भाषा एवं साहित्य। अरे यार, टॉपिक है आपका भाषा एवं साहित्य। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चंस कराने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी आपको? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आप हमारा फेसबुक चैनल भी, जो फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा एक चीज कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना है? ये बटन दिख रहा है, रेड बटन, इसको दबा दीजिए, और ये बेल आइकन है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये चैनल आपका सब्सक्राइब हो गया, जिससे क्या होता है कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी जो वीडियोस हैं वो अब लोग देख रहे हैं, पहुंच रही हैं। तो जिससे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उस तरीके से। और कोई कमी है तो भी बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अभी हम शुरू करते हैं। इसे हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो भाषा एवं साहित्य हमें पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका कि राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जो है किसने तैयार किया है? देखो, किसने किया शब्दकोश तैयार? सीताराम लालस ने। ठीक है, तो सीताराम लालस जो थे वो क्या थे? राजस्थानी भाषा के विद्वान थे, और इन्होंने क्या किया? राजस्थानी भाषा के शब्दकोश का निर्माण किया, और इसीलिए इन्हें क्या मिला? पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री मिला था। उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा जो है वो भरतपुर जिले में बोली जाती है। ठीक है ना? तो अब देखो कि थोड़ा सा और बता देता हूं मैं इसके बारे में कि ब्रज भाषा तो हो गई भरतपुर के केस में। अगर मैं बात करूं गंगानगर में, तो गंगानगर देखो पंजाब से सटा हुआ है, तो गंगानगर में बोली जाएगी कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा। ठीक है, और सिरोही की मैं बात करूं तो सिरोही में जो बोली जाती है वो बोली जाएगी आपकी देवड़ाबारी भाषा। और बूंदी की मैं बात करूं तो बूंदी में जो बोली जाती है ना, तो देखो बूंदी किस रीजन का है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। देखो ये जो राजस्थान का मैप है, यहाँ पे क्या था? ये हाड़ौती रीजन, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला रीजन। ठीक है, तो उस रीजन में कौन सी भाषा बोली जाएगी? तो बूंदी तो वहीं का है, हाड़ौती रीजन का, तो कौन सी भाषा बोली जाएगी? हाड़ौती भाषा। ठीक है, और एक और भाषा है कौन सी? खेराड़ी भाषा। ठीक है ना, याद रख लेना ये चीजें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये वाला आंसर जो हो गया वो आ गया आपका ये भरतपुर। ठीक है ना, ब्रजभाषा किस में बोली जाती है? भरतपुर में बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, एक काव्य है कि ढोला मारूरा दूल्हा है, दूल्हा नहीं है, दुआ है, ढोला मारूरा दुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कल्लोल जी, कवि कल्लोल। ठीक है ना, तो अब देखो लेखक हो गए, और ये क्या है? एक ढोला मारूरा दुआ जो है वो लोक गाथा काव्य है ये। ठीक है ना, काव्य है। ठीक है, और डोला और मारवाड़ी के लोक प्रचलित प्रणय प्रसंग पर आधारित ये का प्रेम और श्रृंगार का रस है। ठीक है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये किस भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाषा जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में कि भाषा किस भाषा में लिखा हुआ है। तो ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? ठीक है, तो तोरावाटी जो है वो ढूंढानी की बोली है। तो ये कौन सा हो गया आपका? ढूंढानी। तोरावाटी जो है वो किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो किसकी हो गई? ढूंढानी। ठीक है, अब देखो तोरावाटी बोली जो है वो किस में बोली जाएगी? तोरावाटी बोली जो है वो किस में बोली जाएगी? वो बोली जाएगी झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू में बोली जाएगी, और झुंझुनू का कौन सा? दक्षिणी भाग। झुंझुनू के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, और सीकर में बोली जाती है। और सीकर में कौन से भाग में बोली जाती है? सीकर के पूर्वी दक्षिणी भाग में बोली जाती है, मतलब दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाएगी। और जयपुर जिले की मैं बात करूं तो जयपुर जिले में बोली जाती है। जयपुर जिले में कहां पे? उत्तरी भाग में बोली जाती है। सीकर में पूर्वी और दक्षिणी भाग में, झुंझुनू में दक्षिणी भाग में, और जयपुर में
उत्तरी भाग में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान की कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की बोली है लेकिन ये जो है वो बाहर भी बोली जाती है, राजस्थान के बाहर भी बोली जाती है। तो वो बोली कौन सी है, वो भाषा कौन सी है, वो है मालवी भाषा। ठीक है, ये जो है ना इसका जो क्षेत्र है वो मालवा और कुछ मराठी क्षेत्र में लगता है। ठीक है, मालवा एवं मराठी क्षेत्र में बोली जाती है बाहर। बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है। ठीक है, वंश भास्कर में किस राज्य का जो वंश भास्कर क्या है, एक वंश भास्कर तो एक ग्रंथ है। ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि किस राज्य का इतिहास वर्णित है, कौन सा है, बूंदी का। ठीक है, मतलब इसमें मोस्टली क्या पूछ रहा है, इसमें क्या जितने भी दे रखे हैं जिले दे रखे हैं, इसका मतलब होना चाहिए जिला। राज्य पूछ रखा है, राज्य का मतलब तो राजस्थान ही हो गया, लेकिन यहाँ पे राजस्थान ना देखे, यहाँ पे जिले दे रखे हैं, तो जिले की बात करें तो बूंदी जिले में बूंदी जिले का इतिहास है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं मैं थोड़ी सी इसके अंदर कि वंश भास्कर जो है ना किसके द्वारा लिखा गया, इसके राइटर कौन थे। ठीक है, ये राइटर थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, और इस ग्रंथ को इन्हें थोड़ा सा मतलब कुछ पार्ट इसका लिखा, और इसको पूरा किसने किया, अगर मैं बात करूं पूरा किसने किया, तो पूरा जो किया वो इसके पूरा किसने किया, तो पूरा जो किया वो इसके दत्तक पुत्र थे, उसका नाम था मुरारी दान ने किया। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका ये सूर्यमल मिश्रण। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, और बूंदी के महाराव थे राम सिंह, तो राम सिंह के जो दरबारी थे वो कौन थे, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, और इसमें बूंदी के राज्य का इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण का किसके दरबारी थे, राम सिंह के दरबारी, महाराजा राम सिंह के दरबारी थे। ठीक है, ये राम सिंह कौन था, ये बूंदी का महाराजा था, बूंदी के महाराजा थे, बूंदी के महाराजा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में, अरे यार फिर चला गया, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य जो है वो किस रूप में मिलता है। राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य जो मिलता है वो आपको मिलता है बात के रूप में। ठीक है, बात के रूप में मिलता है। बात का मतलब क्या होता है, बात का मतलब क्या होता है, बात का मतलब होता है कथा या फिर कहानी। बात समझ में। और बात को चंपू शैली में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, चंपू शैली में लिखते हैं, मतलब जो कहानी है उसको कौन सी शैली में लिखते हैं, चंपू शैली में लिखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिलते हैं। गुप्त राजाओं के सिक्के जो मिलेंगे वो भरतपुर जिले के बयाना में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, भरतपुर जिले के बयाना में। ठीक है, तो और कितने सिक्के मिले ये भी याद रखना, देखो भरतपुर में बयाना में याद रखना। और कितने सिक्के मिले, 1800 सिक्के मिले। ठीक है, 1800 सिक्के मिले। और सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो कहाँ के हैं, सर्वाधिक सिक्के की अगर मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब सेकंड विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम के मिले हैं। ठीक है, के समय के। ठीक है ना। उसके बाद आपको याद क्या रखना है कि राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के जो मिले हैं भरतपुर जिला और बयाना कस्बा मतलब बयाना में मिले हैं, भरतपुर जिले के बयाना शहर में। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करो। अब मैंने बोला था कि सुमेलित वाला जो क्वेश्चन होता है वो इन्फॉर्मेशन वाला होता है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा याद रखना है। सीधी सी बात, आपसे बोल रहा है कि संगीत ग्रंथ है और ये आपके रचनाकार हैं, तो सीधी सी बात जो ग्रंथ है, देखो अब देखो संगीत रत्नाकर, इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो संगीत रत्नाकर के जो रचनाकार है वो है शारंग देव। ठीक है, संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन होगा, शारंग देव। और रत्नावली की मैं बात करूं तो रत्नावली के जो रचनाकार हैं वो हैं सोमपाल। ठीक है, और पारिजात की अगर मैं बात करूं तो पारिजात के जो रचनाकार हैं वो अहोबल हैं। और श्रृंगार हार के जो रचनाकार हैं वो कौन है, हम्मीर हैं। बात समझ में आई। तो आंसर क्या हो गया, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, तो 4 3 2 1, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला 2 ऑप्शन एज इट इज याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दोसा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद बोला है। ठीक है,
दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद बोला है? तो वो है आपका वेली किशन रुक्मणी री, इसको पांचवा वेद बोला है। तो वेली किशन रुक्मणी री आपको पता होना चाहिए कि ये किसने लिखा है। तो राइटर कौन है इसके, लेखक कौन है इसके? पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, वेली किशन रुक्मणी री के जो लेखक हैं वो हैं पृथ्वीराज राठौड़, और दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को पांचवा वेद माना। ठीक है, और पृथ्वीराज राठौड़ जो थे वो पीतल नाम से साहित्य रचना करते थे। ठीक है, पीतल नाम है, पीतल नाम से साहित्य रचना करते थे। बात समझ में आई? साहित्य रचना करते थे। ठीक है, और इस ग्रंथ में जो है वो श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन है। ये ध्यान रखना कि वेली, शायद वेली का मतलब होता है विवाह, और किशन मतलब कृष्ण जी, और रुक्मणी मतलब रुक्मणी। तो कृष्ण जी और रुक्मणी जी के विवाह का वर्णन जो है वो इसमें है, इस ग्रंथ में। ये चीज याद रखनी है आपको। वेली का मतलब शायद विवाह ही होता है, और कोई मतलब नहीं निकलता। मुझे देखो इतनी नॉलेज नहीं है कि वेली का मतलब मैं बता सकूं, लेकिन इस शब्द से मुझे पता चल रहा है कि वेली का मतलब क्या है, विवाह ही होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन, देखो अलाउद्दीन वाला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के दरबारी कवि, अलाउद्दीन के दरबारी कवि और लेखक जिनका नाम था क्या? अमीर खुसरो। याद रखना है। ठीक है, कि वह महत्वपूर्ण कृति जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के मध्य 1303 ईस्वी में युद्ध का जो युद्ध हुआ था 1303 में हुआ था महाराणा रतन सिंह के, राणा रतन सिंह जो कि चित्तौड़ के राजा थे। आपने पद्मावत भी देखी होगी सभी ने। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। वो किसके लिए हुआ था? रानी के लिए युद्ध हुआ था, पद्मावती के लिए। ठीक है, और दरबारी कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो। ये इंपॉर्टेंट है, कवि का नाम, दरबारी कवि का नाम। ठीक है, अमीर खुसरो है। तो अब ये है कि आपको बताना है कि ये रचना कौन सी रचना है जिसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो रचना जो है उसका नाम है आपका तारीख ए अलाई। ठीक है, अलाई, तारीख ए अलाई में इसका वर्णन हुआ है। याद रखना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें याद रखनी है। तो देखो बोली और क्षेत्र। तो देखो बोली और क्षेत्र की मैं बात करूं तो देवड़ा बट्टी बोली जो है, देवड़ा बट्टी जो बोली की मैं बात करूं तो देवड़ा बट्टी बोली जो है वो देवगढ़ क्षेत्र में ना बोली जाके वो बोली जाती है सिरोही में बोली जाती है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि देवड़ा बट्टी जो, ये आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, तो देवड़ा बट्टी बोली जो है वो सिरोही में बोली जाती है, और गोंडवाड़ी जो बोली है वो पाली क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी जो है वो मालवा क्षेत्र में, और शेखावटी जो है वो शेखावटी क्षेत्र में बोली जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका? देवड़ावटी। आपका ये वाला आंसर सही हो गया, मतलब असंगत वाला पूछ रहा है तो आंसर आपका ये हो गया। और आप देवड़ावटी मैंने बताया था कि सिरोही में बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध इतिहासविद, इतिहासविद का मतलब इतिहास के विद्वान। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासविद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म स्थान कहां पे है? तो इनका जन्म स्थान जो है वो कहां पे है? सिरोही में। ठीक है, सिरोही में। और सिरोही के अंदर भी एक और चीज बता देता हूं कि सिरोही के अंदर जो है रोहिड़ा गांव में हुआ है इनका जन्म, रोहिड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनके द्वारा क्या किया गया? देखो इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो जन्म जो वैसे याद रखने की चीज है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। इनका जो जन्म है वो 14, याद रहेगा नहीं, ये चीजें पता याद रहती नहीं है। 14 सितंबर 1863 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और कर्नल जेम्स टॉड की जो बुक थी ना, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, उसको इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था, हिंदी में अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि ये जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ना, इन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटी जो थी बुक थी, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, ये जो बुक थी ये लिखी गई थी जेम्स टॉड ने। ठीक है, जेम्स टॉड ने ये बुक लिखी थी। ये तो इनकी तो बुक थी वो इंग्लिश में थी, लेकिन इन भाई साहब ने पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या किया, इस बुक को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड में स्टोरी, जिससे क्या होता है याद रहता है चीजें, बैकग्राउंड में स्टोरी इसलिए बता देते हैं। बात समझ में आई? देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा फल भी तो मिलना चाहिए ना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस ग्रंथ को राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो प्रथम उपन्यास जो है वो किसको माना जाता है? कनक सुंदर को माना जाता है। तो कनक सुंदर क्या है? ये ग्रंथ है। बात समझ में? ठीक है, ये किसने लिखा? शिवचंद्र भरतिया ने इनका लेखन किया। शिव चंद्र भरतिया जी थे, इनने इनका लेखन किया था।
ठीक है। और राजस्थानी भाषा का इसे प्रथम उपन्यास कहते हैं, तो प्रथम उपन्यास वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य की रचना, राजस्थानी साहित्य की रचना अचल दास खींची री वचनिका, अचल दास खींची री वचनिका ये साहित्य है आपका, इसके लेखक कौन है? अब ये नहीं है कि अचल दास खींची आ रहा है तो अचल दास खींची आंसर लगा दिया, गलत है। अचल दास खींची नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन जो है वो इनका, इसका आंसर होगा अचल दास खींची री वचनिका, इन्होंने लिखी थी, शिवदास जी ने लिखी थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ग्रंथ है इसकी भाषा क्या है? भाषा जो है वो कौन सी है? डिंगल भाषा है। ठीक है, डिंगल भाषा में है। ठीक है। और इस ग्रंथ में क्या है? सुल्तान हुशंग शाह और गागरोन के शासक अचलदास खींची के मध्य युद्ध का वर्णन है। ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? युद्ध है, वो भी किसके बीच में? हुशंग शाह, हुशंग शाह और अचलदास खींची, अचलदास खींची के मध्य युद्ध का वर्णन है। और ये जो युद्ध है वो कब हुआ? युद्ध जो हुआ वो 1423 में हुआ। और हुशंग शाह जो थे वो सुल्तान थे, और अचलदास खींची जो थे वो क्या थे? गागरोन के शासक थे। ठीक है ना, गागरोन के शासक थे। ठीक है, इतना ही याद रखना है। आपको याद क्या रखना है कि युद्ध के बारे में वर्णन है, हुशंग शाह और अचलदास खींची के बारे में। युद्ध जो हुआ वो 1423 में हुआ। अचलदास खींची री वचनिका जो लिखी किसने? शिवदास गार्डन ने लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहास विद्वान मुहनोत नैन्सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार आएगा इस पीडीएफ में शायद। तो राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात जो है इतिहासकार मुहनोत नैन्सी की जो जन्म स्थली है वो कौन सी है? तो जन्म स्थली जो है मुहनोत नैन्सी की वो जोधपुर में है। ठीक है। और मुहनोत नैन्सी क्या थे? मुहनोत नैन्सी जो है वो राजा, जोधपुर के राजा जो जसवंत सिंह थे उनके प्रथम दीवान थे। ठीक है, मतलब जोधपुर जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। मुहनोत नैन्सी जो थे वो जोधपुर राजा, मुहनोत जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान थे। ठीक है ना। ठीक है। और इनका जन्म स्थान जो है वो जोधपुर में, मुहनोत नैन्सी का, और इन्हें अबुल फजल भी कहा जाता है। और मारवाड़ रा परगना विगत जो है इनने इसकी रचना की। मारवाड़ रा परगना इनकी जो रचना है इंपॉर्टेंट है। रचना क्या है? क्वेश्चन आएगा शायद, मारवाड़ रा परगना, मारवाड़ रा परगना री विगत इसकी रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रंथ में 1857 ईस्वी की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जा गया है? किस ग्रंथ में 1857 ईस्वी की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है? तो वो है आपका वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई है। और ये लिखी किसने? राइटर कौन है इनके? राइटर हैं आपके सूर्यमल्ल मिश्रण। ठीक है। और वीर सतसई के प्रारंभ के दोहे में 1857, मतलब क्या हुआ? दोहों में क्या? 1857 की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया है। दोहों में, दोहा समझते हो? श्लोक टाइप, श्लोक ही होते हैं शायद, संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, हिंदी में दोहा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 252 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखे थे? वो गोकुलनाथ जी ने लिखे थे। एज इट इज याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने नहीं की? ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने देखो रसिक प्रिया की रचना की थी, संगीत मीमांसा की थी, संगीत राज की भी की थी, लेकिन संगीत शास्त्र की नहीं की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? संगीत शास्त्र की थी। और एक और चीज देखो कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने, देखो मेवाड़ के महाराणा कुंभा जो थे ना वो कला प्रेमी थे बेसिकली, और विद्वान भी थे। ठीक है, तो उन्होंने संगीत राज की संगीत मीमांसा की रसिक प्रिया की और कामराज रतिसार की भी की थी। तो एक एडिशनल हो गया आपका क्या? कामराज रतिसार, समझ में? एक एडिशनल हो गया, संगीत शास्त्र की नहीं की। तो 4 हो गई ना रचनाएं, 3 तो ये वाली और 1 ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, कौन सा युग्म असंगत है? एज इट इज याद रखना है। कैसे कि राग तरंगिनी जो है वो किससे रिलेटेड है? लोचन से रिलेटेड है। राग मंजरी जो है वो पुंडरीक से रिलेटेड है। स्वर सागर जो है वो रामा मात्य से रिलेट ना होके किससे होगा? उस्ताद चांद खां, उस्ताद चांद खां। ठीक है, और राग चंद्रिका जो है वो द्वारकानाथ
भट्ट ने लिखी। तो सीधी सी बात, आंसर क्या हो गया आपका, ये वाला एज इट इज याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, श्रृंगार हार किसने लिखा? तो श्रृंगार हार जो है वो किसने लिखा? हम्मीर, हम्मीर ने लिखा श्रृंगार हार। और ये जो है ना वो कहाँ के रहने वाले थे? हम्मीर जो है वो कहाँ के थे? रणथंभौर के थे, ठीक है ना, तो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी संस्थान है दे रखे हैं सबको याद रखना है, ठीक है। तो गुरु नानक संस्थान कहाँ पे है? तो गुरु नानक संस्थान जो है वो जयपुर में है। आपको कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। गुरु नानक संस्थान जयपुर में ही है। और अरबी फारसी जो शोध है वो कहाँ पे है? तो अरबी फारसी देखो, ये यहाँ पे की जगह, ये यहाँ पे की जगह शोध संस्थान यहाँ पे होना चाहिए था, और ये जो टोंक है वो यहाँ होना चाहिए था। तो अरबी फारसी शोध संस्थान जो है वो टोंक में है। उसके बाद राजस्थान साहित्य अकेडमी जो है वो उदयपुर में है। और राजस्थान सिंधी अकेडमी जो है वो कहाँ पे है? जोधपुर में ना होके जयपुर में है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये वाला हो गया। राजस्थान सिंधी अकेडमी जयपुर में है, साहित्य अकेडमी उदयपुर में है, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है, और गुरु नानक संस्थान जो है वो जयपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक संस्कृति शोध संस्थान जो है वो कहाँ पे है? तो लोक संस्कृति संस्थान जो है वो कहाँ पे है? चूरू में है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी ना, स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1964 में हुई थी। और किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? सुबोध कुमार अग्रवाल जी ने की थी। सुबोध कुमार अग्रवाल जी ने की थी। अब देखो इसके अंदर क्या होता, क्या है इसमें, क्या होता है कि पल्लू कालीबंगा कराती और रंग महल से प्राप्त जो प्राचीन, बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो प्राचीन सामग्री है ना वो रखी हुई है। सीधी सी बात, शोध उन्हीं का होगा, प्राचीन जो चीजें मिलेंगी उनका शोध होगा। लोक संस्कृति शोध संस्थान में क्या होता है कि शोध होता है, मतलब शोध मतलब रिसर्च, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1964 में हुई और सुबोध कुमार अग्रवाल ने इसकी स्थापना की थी। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है, ठीक है। ये जो है वो ये संस्थान करता क्या है? प्राच्य विद्या संस्थान। तो विद्या संस्थान का मतलब क्या हुआ? हाथ से लिखे हुए जो ग्रंथों के संग्रह को रखता है, मतलब हाथ से लिखे हुए जो ग्रंथ होते हैं ना इनको संभाल के रखता है, और सर्वेक्षण करता है, संपादन करता है और प्रकाशन भी करता है, ठीक है। और ये 1951 से कार्यरत है, 1951 से चल रहा है, बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। ग्रंथ अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। और देखो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत जुलाई 1969 को इस अकेडमी की स्वायत्त शासी संस्था के रूप में जयपुर में स्थापित किया गया था। किस नीति के तहत आया था ये किस नीति के तहत आया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत बनाया गया, ठीक है। और कब बनाया गया? 1969 में बनाया गया, बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतावनी राजचूगट्यार नामक कविता केसरी सिंह बारहट ने उदयपुर के किस शासक के लिए लिखी थी? चेतावनी राजचूगट्यार नामक जो कविता है वो केसरी सिंह बारहट ने लिखी थी। उदयपुर के किस शासक के लिए लिखी थी? तो शासक कौन था उदयपुर का? वो था फतेह सिंह, ठीक है ना। उदयपुर के शासक फतेह सिंह के लिए लिखी थी। और इन दोहों के माध्यम से क्या बोला कि फतेह सिंह को 1903 ईस्वी में आयोजित दिल्ली के दरबार में जाने से रोका गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो स्वर मंगला पत्रिका, इसका जो प्रकाशन है वो कौन करता है? तो इसका जो प्रकाशन है वो राजस्थान संस्कृत अकेडमी करती है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान संस्कृत अकेडमी जो है वो कहाँ पे है? जयपुर में है, बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन की प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक की अगर मैं बात करूं, इसे नीचे कर लेता हूं पहले मैं, कि अरे भाई, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं आपके कौन? हीरालाल शास्त्री जी। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री जी, याद रखना है एज इट इज। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है कि मारवाड़ परगना रिविगत कृति के रचयिता कौन है? ये तो मैंने बताया था कि मारवाड़ के परगना रिविगत कृति के जो है वो है मुनोत नैंसी है। मुनोत नैंसी जो है वो मुनोत नैंसी को अबुल फजल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये याद रखना कि इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है? अबुल फजल के नाम से भी जाना जाता है। अबुल फजल के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, और मारवाड़ परगना विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ये भी याद रखना कि इसे राजस्थान का गजेटियर बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ये राजस्थान का गजेटियर है, मारवाड़ परगना विगत, और इसकी जो रचना है वो मूनोत नैन्सी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तो 3 बार बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर जिले की जो प्रचलित लोक वार्ता है उसको हम क्या बोलेंगे? मूमल बोलेंगे। जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता जो है वो कौन है? मूमल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ का माना जाता है। कौन सा माना जाता है 19वीं शताब्दी में? राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का जो प्रारंभ है वो माना जाता है सूर्यमल्ल मिश्र से। ठीक है, तो सूर्यमल्ल मिश्र को राजस्थान का कवि बोलते हैं। ठीक है, 1815 में क्या किया? इनका जो जन्म है वो बूंदी में हुआ। ठीक है, सूर्यमल्ल मिश्र का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ? बूंदी में हुआ। ठीक है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट आई भी नहीं, और आए तो छोड़ देना, सीधी सी बात, क्योंकि डेट्स याद रहेंगी नहीं तुम्हें, सीधी सी बात बता रहा हूँ, डेट्स याद रहेंगी नहीं। अगर एग्जाम अभी राजस्थान जी का जो एग्जाम है वो पास में है, 15 दिन बचे नहीं है, डेट्स याद, सारी डेट्स याद रहेंगी नहीं तुम्हें। ठीक है ना, तो सूर्यमल मिश्र जो मिश्र थे वो कहाँ से थे? बूंदी से, और 1850 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके द्वारा वीर सतसई में 1857 की क्रांति की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्र ने क्या लिखा? वीर सतसई। क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में लिखा हुआ है, समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा या किसी व्यक्ति विशेष का मृत्यु उपरांत, मतलब मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य राजस्थानी लेखन की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो किसी विधा, देखो मरने के बाद मरस्या, ये ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लिया करो, मरने के बाद क्या है? मरस्या विधा के अंतर्गत आता है, एज इट इज याद रखना है। उसके बाद कि कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई किसने लिखी थी? तो कविवर बिहारी ने लिखी थी। और इसके अंदर कितने दोहे हैं? तो इसके अंदर जो दोहे हैं वो 713 दोहे हैं। ठीक है, और कविवर बिहारी लाल का जो जन्म है वो 1642 में ग्वालियर में हुआ। ठीक है, कविवर बिहारी की मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है वो 1642 में ग्वालियर में हुआ। ठीक है, और ग्वालियर में भी कौन से गांव में हुआ था? गोविंदपुर गांव में, गोविंदपुर में हुआ, ग्वालियर में। बात समझ में? बिहारी सतसई ने लिखी, और इनकी जो भाषा है, भाषा की इंपॉर्टेंट है, जो भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई जो भाषा है, मतलब जो है वो क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा किसकी थी? आया था ना अभी एग्जाम में कहीं को, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि ब्रज भाषा कहाँ की है? ब्रज भाषा जो है वो भरतपुर की है। ठीक है ना, भरतपुर से सटा हुआ यूपी, और यूपी मतलब भरतपुर से सटा हुआ है वो मथुरा सटा हुआ है। मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कृष्ण जी जो है वो ब्रजभाषा, मतलब मथुरा उसमें ब्रजभाषा बोली जाती है, तो इसीलिए भरतपुर में ब्रजभाषा बोली जाएगी, ऐसे याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरकेली नाटक के रचयिता कौन थे? ठीक है, हरकेली नाटक के जो रचयिता थे वो कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ थे। ठीक है ना, विग्रहराज चतुर्थ, एज इट इज याद रखना है कि हरकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ थे। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म असंगत है? और असंगति वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, एज इट इज याद रखना है। इसे मैं बता देता हूँ कि राजस्थान ललित कला एकेडमी जो है वो कहाँ पे है? तो राजस्थान ललित कला एकेडमी जो है वो जयपुर में है, सही बात है। राजस्थान ब्रज भाषा एकेडमी की मैं बात करूं तो ये भरतपुर में ना होती, ब्रज भाषा भरतपुर में बोली जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकेडमी भरतपुर में खोलेंगे। राजस्थान ब्रज भाषा एकेडमी जो है भरतपुर में ना होके कहाँ होगी? जयपुर में होगी। ठीक है, और कला एकेडमी जो हो गई वो भी जयपुर में हो गई, और तुम्हारा संगीत नाटक एकेडमी जो है वो जोधपुर में है, और हिंदी ग्रंथ एकेडमी तो ये तो आया ही था, हिंदी ग्रंथ एकेडमी जो है वो कहाँ पे है? जयपुर में है। और हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बात करूं तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत जुलाई 1969 में खोला गया था, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आंसर क्या हो गया आपका? इसका बा आंसर हो गया। ठीक है, 35वें का। उसके बाद सुमेलित करना है आपको, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुमेलित वाले तो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्यों? ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो खुमान रासो एक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? तो खुमान रासो के जो रचनाकार हैं वो दलपत विजय हैं। खुमान रासो जो किससे रिलेटेड है? दलपत विजय से रिलेटेड है। और विरुद्ध छतहरी जो है उसके रचनाकार कौन है? दुर्सा आठा जी हैं। दुर्सा आठा कहाँ पे है?
दुर्साठा जो है वो ये है, विरुद्ध चतुर्थी दुर्साठा। और अजीतोदय, अजीतोदय ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन है? भट्ट जी। तो जगजीवन भट्ट जी यहाँ पे आ गया। और गज गुण रूपक, गज गुण रूपक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? केशवदास जी। गज गुण रूपक के रचनाकार हो गए केशवदास जी। आंसर क्या हो गया? आ का 4, बा का 3, सा का 2, तो मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1 जो आंसर है वो किसमें है? इसमें है। ठीक है, आंसर हो गया ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये मैंने बताया था कि दुर्सा आड़ा के दरबारी कवि थे। दुर्सा आड़ा जो है वो दरबारी कवि थे, किस राजा के दरबारी कवि थे? दुर्सा आड़ा जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो दुर्सा आड़ा किसके कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। और इनकी पीतल की बनी मूर्ति जो है वो, ये बताया नहीं था मैंने, वो दूसरा था। ठीक है, तो दुर्सा आड़ा अकबर के दरबारी कवि थे। और इनकी जो पीतल की बनी हुई मूर्ति है ना वो अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में है। ठीक है ना, किसकी? दुर्सा आड़ा की जो मूर्ति है, पीतल की मूर्ति बनी हुई है, कहाँ पे? अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में। अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में मूर्ति बनी हुई है। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है दुर्साड़ा के, अगर मैं ग्रंथ की बात करूं तो ग्रंथ आपको याद रखना है। तो दुर्साड़ा का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? विरुद्ध छतरी है, विरुद्ध छतरी है, और किरतार बावड़ो है। और किरतार बावड़ो। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद ये चीज मैंने बताई थी कि राजस्थान का गजेटियर किसे बोलते हैं? तो मारवाड़ परगना विगत जो होती है वो क्या है? राजस्थान का गजेटियर है, मैं पहले बता चुका हूँ। और इसकी जो रचना है वो किसने की? मुणौत नैन्सी ने की। बात समझ में आई? मुणौत नैन्सी ने की थी इसकी रचना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आ गया कि बिहारी सतसई ग्रंथ जो है किस भाषा शैली में रचित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिहारी सतसई ग्रंथ जो है वो किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो जो कवि बिहारी सतसई जो है वो किसमें? कविवर बिहारी लाल के द्वारा है। ये कविवर बिहारी लाल, पता है आपको ये चीज तो? ठीक है, और ब्रज भाषा में इसे लिखा गया। उसके बाद 40वां क्वेश्चन, कविवर बिहारी जो दरबारी कवि थे, किस राजा के दरबारी कवि थे कविवर बिहारी? तो वो थे नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के थे दरबारी कवि। बात समझ में? तो इनके द्वारा और बिहारी कवि के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई? बिहारी सतसई, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, बिहारी सतसई लिखी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित करो। भाई सुमेलित वाले तो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एज इट इज याद रखना। कैसे? देखो ग्रंथ है बाघो भारमली। बाघो भारमली के रचनाकार कौन है? तो बाघो भारमली की जो रचनाकार है वो चुंडावत जी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो आका क्या हो गया आपका? 1 हो गया। सागर पांखी की अगर मैं बात करूं तो सागर पांखी जो है वो उसके रचनाकार कुंदन माली हैं। तो बाका हो गया 2। हाँ चांद मेरा है, तो इसके रचनाकार कौन है? मीणा जी, हरिराम मीणा जी। तो आंसर होगा साका 3। और रेंगती है चींटियां। ठीक है, रेंगती हैं चींटियां, ये किसकी रचना है? जबरनाथ पुरोहित की। तो सीधी सी बात 1 2 3 4 गेट ऑन द 10th फ्लोर। ठीक है, अरे यार फिर चला गया ऊपर, एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरसाना डिंगोड़ा डूंगर लांगिया की रचयिता कौन है? ऐसे याद रखना है। देखो इनमें से भी फंस सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, मतलब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो क्वेश्चन फंस सकता है। तो बरसाना डिंगोड़ा डूंगर लांगिया जो है वो ये इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है भाटी जी हैं, नारायण सिंह भाटी। बरसाना डिंगोड़ा डूंगर लांगिया। ठीक है, नारायण सिंह भाटी है। तो इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो अन्य रचना कौन सी है? सांझ है एक दुर्गादास है, ये रचनाओं के नाम है। ठीक है ना, और परमवीर ओलू है, परमवीर ओलू। ठीक है, परमवीर ओलू है और मीरा है। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार जो हैं डॉक्टर जयसिंह नीरज निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जयसिंह नीरज जो थे वो निवासी थे आपके अलवर के। बात समझ में? जयसिंह नीरज का जन्म कहाँ हुआ? अलवर जिला हुआ। तो अलवर जिले के कौन से गांव में हुआ? तो तुलावास में हुआ। ये याद रखना कि
तोलावास गांव में, अलवर जिले के तोलावास गांव में हुआ। और कब हुआ, कब हुआ तो 11 फरवरी 1929 में हुआ इनका जन्म। ठीक है। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इनको क्या है, प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। के बिरला, डॉक्टर जयसिंह नीरज जो है, इनको क्या किया गया, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन था ना, इसके द्वारा इनको एक दिया गया प्रथम बिहारी पुरस्कार, जयसिंह नीरज को प्रथम बिहारी पुरस्कार दिया था। ठीक है। और कब दिया था, 25 अप्रैल 1992। समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्योतन सूरी द्वारा रचित, उद्योतन सूरी राइटर है, द्वारा रचित कुवलयमाला, कुवलयमाला एक रचना है, इसमें किस भाषा को मरुभाषा कहा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भाषा को मरुभाषा बोला जाता है, तो मारवाड़ी भाषा को मरुभाषा बोला जाता है। ठीक है ना। ठीक है। रचना जो ये जो कुवलयमाला है ना, इसकी रचना कहाँ की थी, जालौर में की थी। कुवलयमाला की जो रचना है वो जालौर में की थी। ठीक है। जालौर में रचना की, याद रखना कि कहाँ की, जालौर में रचना की। और मारवाड़ी भाषा को मरुभाषा कहा गया है। उसका राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया, राजस्थान की भाषा के लिए। ठीक है ना, भाषा के लिए बोल रहा है, भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है उसने किया, अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। ठीक है ना। तो देखो कि भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो है वो अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। और कब किया, 1912 में किया। ठीक है। कि कब किया, 1912 में किया। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ में किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या है, ग्रंथ है। ठीक है। इस ग्रंथ में इन्होंने 1912 में राजस्थानी शब्द प्रयुक्त किया राजस्थान की भाषा के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी जो प्रतिनिधि बोलियां हैं वो किस जगह की हैं, तो ये पूर्वी राजस्थान की हैं। इसके बारे में बताऊंगा। देखो भाषाओं को जो है दो भागों में बांटा गया कि पूर्वी और पश्चिमी पूर्वी राजस्थानी। ठीक है। भाषा की अगर मैं बात करता हूँ, भाषा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होगी पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है। तो पूर्वी राजस्थानी भाषा में कौन सी भाषा आएंगी, पूर्वी राजस्थानी भाषा में तो आएंगी ये वाली, ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। ठीक है। ठीक है। ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। ढूंढानी कहाँ पे, ढूंढानी जो जयपुर में। ठीक है ना। और पश्चिमी राजस्थानी की भाषा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्चिमी राजस्थानी की मैं बात करता हूँ, पूर्वी वाले में तो ये वाली आ गई। ठीक है। और पश्चिमी वाले की मैं बात करता हूँ तो पश्चिमी वाले में आती है आपकी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बगाड़ी नहीं, बागड़ी यार एक लड़की का नाम था हमारे कॉलेज में, पता है, एक मेरे एक नहीं बोलूंगा एक लड़की का नाम था बागड़ी, उनके दोस्तों ने रखा था बागड़ी। नहीं बोलेगा, राज नहीं खोलने हैं। ठीक है। तो बागड़ी और एक थे शेखावटी। मेरा एक फ्रेंड है प्रतुल भाई, उसकी कोई रिश्तेदार थी, उसका नाम था बागड़ी। ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, ये ध्यान रखना, राज नहीं खोलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कौन सी हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां तो मैं बता चुका हूं, तो मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी, उपर्युक्त सभी। ठीक है। ज्यादा लोड लेना नहीं है, धीरे धीरे कछुए की चाल से हम करते जाएंगे। और एग्जाम आने तक हम, देखो अभी हमने काफी वीडियोस कर, मतलब काफी टॉपिक कर लिए हैं, एग्जाम आने तक मैं वीडियोस डेली डालने की कोशिश करूंगा, डाल ही रहा हूं मैं वैसे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य रासोठा, बेली, किशन रुक्मणी दी, ढोला, मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है। ठीक है। तो ये जो है वो किस भाषा में रचित है, मारवाड़ी भाषा में रचित है। याद रखना, कुंभलमाला में जिसे मरुभाषा कहा गया है वह मारवाड़ी है, सीधी सी बात है, पहले क्वेश्चन आया था ना। ठीक है। तो मारवाड़ी भाषा है और इसका जो प्राचीन नाम मरुभाषा है। और मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या बोलेंगे, डिंगल बोलेंगे। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप को क्या बोलेंगे, डिंगल बोलेंगे। और इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है।
ठीक है, बाकी तो इतना है नहीं। डिंगल जो है मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है, याद रखना है। और कोबलेवाला में जो भाषा यूज की गई है वो मरु भाषा है, ये मैं बता चुका हूँ। और मरु भाषा को मारवाड़ी बोला गया है और इसीलिए ये सब मारवाड़ी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग, हाड़ौती रीजन अभी आया था ना एक क्वेश्चन कि हाड़ौती जो भाषा है वो कहाँ बोली जाएगी, तो बूंदी था उसका आंसर, ठीक है ना। तो हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो आंसर है इसका क्या, केलॉग के द्वारा किया गया, ठीक है। तो हाड़ौती भाषा कहाँ बोली जाएगी, बता चुका हूँ कि हाड़ौती भाषा हाड़ौती रीजन में बोली जाएगी। तो हाड़ौती भाषा जो है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती रीजन है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाएगी। और हाड़ौती ढूंढानी, हाड़ौती जो है वो किसकी उपबोली है, ढूंढानी की, ठीक है। हाड़ौती जो है ढूंढानी की एक उपबोली है। और हाड़ौती भाषा का अर्थ में भाषा के अर्थ में प्रयोग जो है सर्वप्रथम केलॉग के हिंदी ग्रामर में सन 1875 में किया गया, ठीक है। केलॉग के हिंदी ग्रामर में 1875 में किया गया। तो ये कब किया गया, 1875 में किया गया। एज इट इज याद रखना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन और है नहीं, ये मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये 1875 है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु, सेतु मतलब होता है ब्रिज, ठीक है। राम सेतु सुना होगा आपने, भगवान राम का जो ब्रिज है, ठीक है। सेतु मतलब ब्रिज होता है। तो पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य जो सेतु है उसका काम कौन करती है, ठीक है। तो कौन करती है, मेवाती भाषा करती है। मेवाती भाषा जो है वो अलवर और भरतपुर में मेवाती जो भाषा है वो कहाँ बोली जाएगी, तो भरतपुर में तो ब्रज भाषा बोली जाती है, लेकिन अलवर और भरतपुर के मेवाती जाति की बात कर रहा हूं अगर मैं, कि मेवाती जाति जो होती है वो मेवाती जाति जो होती है वो मेवाती भाषा बोलती है, ठीक है। तो मेवाती जो है पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थान के मध्य जो है सेतु का काम करती है। और मेवाती पर जो है ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ा है, ठीक है। मेवाती पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा है। और मेवाती भाषा जो है राजसमंद में बोली जाएगी। मेवाड़ी, देखो मेवाती तो हो गया, अब मैं मेवाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेवाड़ी भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है, राजसमंद में बोली जाती है, ठीक है। और हाड़ौती, हाड़ौती तो आपको पता ही है, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाएगी, ठीक है बस। और ढूंढानी, ढूंढानी जो है वो कहाँ पे, पूर्वी राजस्थान में बोली जाएगी, ढूंढानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जोधराज का हम्मीर रासो महाकाव्य शंकर राव का, जोधराज, देखो जोधराज का कौन सा महाकाव्य, हम्मीर रासो महाकाव्य, और शंकर राव का कौन सा, भीम विलास काव्य, और अली बख्शी ख्याल आदि की रचना जो है वो किस बोली में की गई है। तो किस बोली में की गई है, अहिरवाटी बोली में की गई है। एज इट इज याद रखना है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन कि मेवाड़ी, ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढानी, हाड़ौती का जो मिश्रण है वो कौन सी भाषा है, तो भाषा है खेराड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेवाड़ी, ढूंढानी और हाड़ौती का जो मिश्रण है वो कौन सी भाषा कहलाती है, वो खेराड़ी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो मेवाड़ी, ढूंढानी और हाड़ौती जो बोलियां हैं वो कहाँ पे बोली जाएंगी, देखो मेवाड़ी तो राजसमंद में बोली जाएगी, बताया था मैंने अभी। ढूंढानी जो है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाएगी, ये भी बताया था। और हाड़ौती जो बोली है वो कहाँ बोली जाएगी, देखो मेवाड़ी की अगर मैं बात करूं, अरे यार पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मेवाड़ी की मैं बात करूं तो मेवाड़ी मैंने बताया था अभी कि राजसमंद में बोली जाएगी। ढूंढानी की मैं बात करूं तो ढूंढानी जो है वो कहाँ पे, पूर्वी राजस्थान में बोली जाएगी, ये भी बताया था। और हाड़ौती की मैं बात करूं तो वो हाड़ौती रीजन, और हाड़ौती रीजन कौन सा होता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आज समझ में आई, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाएगी, ठीक है, बोली जाती है। और इन भाषाओं के मिश्रण को कौन सी भाषा बोलेंगे, खेराड़ी भाषा बोल दिया जाएगा, ठीक है। और खेराड़ी बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी में बोली जाएगी। खेराड़ी बोली की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ बोली जाएगी, भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी। बूंदी हाड़ौती रीजन ही आ गया, ठीक है। तो भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी में बोली जाती है। और गोंडवाड़ी बोली की मैं बात करूं, देखो यहाँ पे गोंडवाड़ी बोली भी दे रखी है। तो गोंडवाड़ी बोली जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। गोंडवाड़ी कहाँ बोली जाएगी, मारवाड़ में बोली जाएगी। और मालवी की मैं बात करूं, ये मालवी दे रखी है ना आपको, मालवी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाएगी, दक्षिण राजस्थान में बोली जाएगी। देखो इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में काफी चीजें हो गई, लिख लेना या पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो से देख के पढ़ लेना, पीडीएफ साइड में रखना और वीडियो से देख के पढ़ लेना ढंग से, अच्छी तरीके से। मैंने इन्फॉर्मेशन दिया तो मेहनत की है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा,
ठीक है, जैसे मैं आगे आगे जो वीडियोस बनाता रहूंगा ना यार, एग्जाम्स आते रहेंगे, वीडियोस बनती रहेंगी। ठीक है, और वीडियोस यार सब्सक्राइबर नहीं आ रहे ना वॉच टाइम आ रहा ढंग से। ठीक है, जो वॉच टाइम आ रहा है ना वो मोस्टली मतलब नॉन सब्सक्राइबर से ज्यादा आ रहा है, और नॉन सब्सक्राइबर वाले जो है ना, मतलब जो सब्सक्राइबर नहीं है भाई लोग सब्सक्राइब कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद 53 की मैं बात करता हूँ, साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, साहित्यिक मारवाड़ी जो है वो डिंगल को कहा जाता है। ठीक है, तो मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप को डिंगल बोला जाएगा, ये चीज मैंने बताई थी। और इसकी उत्पत्ति की बात करूं, ठीक है, उत्पत्ति जो है वो शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, और ब्रज भाषा के मिश्रित स्वरूप को पिंगल कहते हैं। पिंगल क्या हो गया? ब्रज भाषा का, याद रखना है ये चीज कि ब्रज भाषा का मिश्रित स्वरूप बोला जाता है, पिंगल कहलाता है। और जो मेवाड़ी की मैं बात करूं तो मेवाड़ी बोली जो है वो राजसमंद में बोली जाएगी, उदयपुर में बोली जाएगी, चित्तौड़ में बोली जाएगी और भीलवाड़ा में बोली जाएगी। मेवाड़ी जो है वो राजसमंद में, चित्तौड़ में, ठीक है, उदयपुर में मेवाड़ी, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा में बोली जाएगी। ठीक है, और बागड़ी बोली की मैं बात करता हूं तो बागड़ी बोली जो है वो भीली, बागड़ी बोली को जो होता है भीली, बागड़ी तथा भीलों की बोली भी कहते हैं। ठीक है, बागड़ी बोली को भीली, भील और बागड़ी की बोली बोलते हैं, ये जानना। ठीक है, और ये जो भाषा है वो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में बोली जाएगी। कहाँ बोली जाएगी? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा में बागड़ी भाषा बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो होता है वो ये दो ऐसे जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ये मैंने बताया था आई थिंक। ठीक है, याद रखना कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और राजस्थान का जो नीचे नीचे वाले दक्षिण में जो जिले हैं ना वो है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, कि राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी के जो लेखक हैं वो हैं विजयदान देथा। ठीक है, विजयदान देथा जो है वो उसके लेखक हैं बातारी फुलवारी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विजयदान देथा जो है वो कहाँ के हैं? जोधपुर जिले के बोरूदा गांव के, जोधपुर जिला और बोरूदा गांव में इनका जन्म हुआ था। बात समझ में आई? ठीक है, और बातारी फुलवारी जो है वो राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह माना जाता है, और इसके लेखक जो हो गए वो विजयदान देथा हो गए। और देखो इस रचना के लिए विजयदान देथा को जो है ना, इस रचना के लिए केंद्रीय साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो एज इट इज याद रख लेना। उसके बाद आपका ये जो है पार्ट खत्म हो गया। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया आपका। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे। और इसकी जो लिंक है ना, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो पे कमेंट कर देना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है ना, जिससे व्यूज आए और उनका दोस्तों का भी भला हो और मेरा भी भला हो। ठीक है ना, सीधी सी बात। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।